लड़े भी ग्राम प्रधान से ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। एक विकल्प आपके पास है, और यकीन मानिए ये वो विकल्प है जो ज्यादातर लोगों से छुपा कर रखा जाता है, ज्यादातर लोगों को नहीं बताया जाता इसके अधिकार के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वार्ड सदस्य के बारे में, जो वार्ड का सदस्य होता है उसके अधिकारों के बारे में। और वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ करके कई जगह तो आप ग्राम प्रधान या मुखिया से ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। यदि वाकई आप राजनीति में बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, यदि आप वाकई देश की या अपने राज्य के, अपने गांव की सेवा करना चाहते हैं, तो वार्ड सदस्य जो चुनाव की सबसे न्यूनतम इकाई है, वो भी बहुत पावरफुल इकाई है। आपको उसके अधिकारों के बारे में नहीं पता है, आपको नहीं मालूम है कि कैसे काम करना है, तो आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, यदि वाकई आप भारत की राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, यदि वाकई चाहते हैं राजनीति में वाकई बदलाव हो और लोगों की भागीदारी हो, पीपल पॉलिटिक्स शुरू हो, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको वायरल करने की कोशिश करें, देश के गांव के हर व्यक्ति तक इसको पहुंचाया जाए। यदि आप गांव में रहते हैं तो हर व्यक्ति तक अवेयरनेस पहुंचाइए, और यदि आप गांव में नहीं रहते हैं, आपके संबंध है, आप जानते हैं गांव के लोगों को, कोई ना कोई आपके साथ में होगा ऐसा, उसको जरूर इसके बारे में बताइए, अवेयर करिए। देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आपका एक छोटा सा प्रयास भारत की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, जो वार्ड मेंबर होता है क्या होता है और कैसे चुना जाता है और उसके अधिकार क्या है और कैसे ये मुखिया से ज्यादा पावरफुल होता है, मैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। सबसे पहली चीज तो वार्ड सदस्य कैसा होता है, कौन बन सकता है। कोई भी व्यक्ति वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ सकता है जो ग्राम सभा का सदस्य हो। और एक ग्राम सभा में मान लीजिए 25 से 30 घर पर एक वार्ड सदस्य होता है। तो अब मानिए आप अगर 25 से 30 घर, तो एक घर में 4 वोट मान लेते हैं जो इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा रहता है। तो 4 वोट मतलब 25 चौका 100, अगर 30 हो तो 120, तो 120 से 150 के बीच में या 100 से 150 के बीच में वोट पर एक आएगा। अब अगर आपकी ग्राम सभा में 2000 वोट है तो हो सकता है 15 सदस्य हों, 20 सदस्य हों, कई जगह पर 10 सदस्य तो होंगे ही होंगे, अगर 35-40 घर पर भी अगर एक रहेगा तो इस तरह से हर ग्राम सभा पर 10, 12, 15 सदस्य रहते हैं अमूमन। और ये सदस्य होता क्या है, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम है उसमें बंगाल में तो बल्कि प्रधान या मुखिया का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है। बंगाल में अगर आप देखेंगे तो वहां पहले सदस्यों का चुनाव होता है और सदस्य मिलकर के अपने में से प्रधान या मुखिया और एक उप प्रधान या मुखिया का असिस्टेंट को चुनते हैं, सरपंच को चुनते हैं और उप सरपंच को चुनते हैं। तो ये जो ग्राम सभा बनती है या ग्राम सभा के जो सदस्य बनते हैं, वार्ड सदस्य बनते हैं, ये वार्ड सदस्य मिलकर के प्रधान का चुनाव करते हैं बंगाल में तो। लेकिन कई राज्यों में ऐसा नहीं होता है, खासकर से हमारे नॉर्थ इंडिया में, यूपी में, बिहार में, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ प्रधान को डायरेक्ट चुना जा रहा है, तो लोगों को लगता है प्रधान ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रधान चुनने के जाने के बाद गाँव के जो काम होते हैं ना, 25-30 काम है। मैंने एक वीडियो भी डाली थी ग्राम प्रधान बनने के बाद क्या क्या काम किए जा सकते हैं, तो 25-30 काम होते हैं। उन कामों को कैटेगराइज कर दिया जाता है, अलग अलग समितियां बना दी जाती हैं। और यूपी में देखें तो 6 समितियां हैं, बिहार में 8 समितियां बनती हैं, और हर समिति का अलग अलग व्यक्ति अध्यक्ष होता है और उसमें मेंबर्स भी होते हैं, 3-4 मेंबर हर समिति में होते हैं। जैसे स्वास्थ्य समिति बनेगी तो उसमें स्वास्थ्य संबंधी जो काम होंगे उनको करने का काम स्वास्थ्य समिति का होगा। ऐसी शिक्षा समिति बनेगी, ऐसी विकास समिति बनेगी, ऐसे ही निर्माण समिति बनती है। और ये निर्माण समिति के बारे में मैं बताऊं, निर्माण समिति का अध्यक्ष प्रधान नहीं हो सकता, यानी कि कोई वार्ड मेंबर ही निर्माण समिति का अध्यक्ष होगा। और मजे की बात है, प्रधान निर्माण समिति का सदस्य भी नहीं हो सकता। अब सोचिए, निर्माण समिति जिसमें बहुत पैसा आता है, गांव में खरंजे का काम है, मनरेगा का काम है, घर बनवाने हैं, शौचालय का काम करना है, ये सारा पैसा उस समिति में आएगा। और उस समिति का अध्यक्ष प्रधान नहीं हो सकता और प्रधान उस समिति का मेंबर भी नहीं हो सकता, यानी कोई वार्ड मेंबर होगा। अब कई जगह होता क्या है, वार्ड मेंबर को समिति का अध्यक्ष भी बना दिया जाता है, उसे पता ही नहीं है, क्योंकि ऑन पेपर सारा काम हो रहा होगा। यदि पेपरों में गड़बड़ हुई, यदि काम सही प्रोसेस से, सिस्टम से नहीं हुआ, तो यह असंवैधानिक हो जाएगा। और अगर किसी ने पता चला असंवैधानिक हो गया तो काम में गड़बड़ हो जाएगी, तो लोग पकड़े जाएंगे, अरेस्ट भी होंगे। लेकिन होता क्या है, जो वार्ड सदस्य बना, उस वार्ड सदस्य को पता ही नहीं होता कि मैं किस समिति का सदस्य हूं, मैं किस समिति का अध्यक्ष हूं। ग्राम प्रधान और बाकी सब लोग मिलकर के उसके साइन ले लेते हैं, उसको बता देते हैं कि भाई तुम्हें कुछ परसेंटेज या कुछ शेयर मिल जाएगा, थोड़ा बहुत 10-20-50 हज़ार रुपये उसको ऊपर से दे देते हैं, उसको लगता है कि मेरा काम हो गया। अब यदि मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति वार्ड सदस्य बन गया, तो अब ये वार्ड सदस्य क्या करेगा, ये वार्ड सदस्य को पता रहेगा किस किस समिति में जा रहा है। वो पूछेगा निर्माण समिति कौन सी है, वो पूछेगा स्वास्थ्य समिति में कौन कौन लोग हैं, वो पूछेगा कि शिक्षा समिति में कौन कौन लोग हैं, वो पूछेगा कि विकास समिति में कौन कौन लोग हैं, अलग अलग समितियों में कौन कौन लोग हैं, और उन समितियों के क्या क्या अधिकार, क्या क्या कर्तव्य हैं।
और फिर जो जैसे मैंने बताया, अगर निर्माण समिति आपको मिल जाती है तो निर्माण समिति में निर्माण कराने का काम, गांव में जितना भी काम होगा निर्माण से संबंधित, वो सब आपके अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। तो ये वार्ड सदस्य यहां जाकर काम कर सकता है। और वार्ड सदस्य का क्या काम है? जो संवैधानिक रूप से वार्ड सदस्य का जो या एक ग्राम सभा का स्ट्रक्चर, इसमें वार्ड सदस्य क्या करेगा? वार्ड सदस्य अपने वार्ड में अमूमन वही 25-30 घरों में, 35-40 घर, जितने भी घर उसको मिले हैं, उन घरों में की मीटिंग करेगा अपनी अध्यक्षता में, और वहां उनसे पूछेगा उनके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं और किन किन समस्याओं के क्या क्या समाधान चाहिए। और फिर जब ग्राम सभा की पूरी मीटिंग होगी, ग्राम सभा की मीटिंग में वो बात रखेगा अपने वार्ड में क्या क्या चाहिए उसको। इस तरह से बिल्कुल निचले स्तर तक डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। यानी हर वार्ड में जो जो सुविधाएं चाहिए, पानी की सुविधा चाहिए, सड़क चाहिए, खरंजे की सुविधा चाहिए, वहां पर घर बनवाने हैं वार्ड में, तो उस वार्ड में किसके घर बनेंगे, तो उस वार्ड के सदस्य की जिम्मेदारी होगी, वो रिपोर्ट देगा। फिर जो आगे निर्माण कार्य होना है या जो समिति में आगे निर्णय होने हैं, ग्राम सभा में जो आगे रूपरेखा बननी है पूरी ग्राम सभा की, उस ग्राम सभा की रूपरेखा में अपने वार्ड के बारे में क्या क्या कहने वाला है, क्या क्या काम हो गया, कितना हुआ है, उसकी मॉनिटरिंग करना, ऑब्जर्वेशन करना, उसमें जो कमियां हैं उनको कमियों को दूर करना, कमियों के बारे में बताना, ये सब काम वार्ड सदस्य का काम होता है। समस्या ये है ना, तो वार्ड सदस्य को ये बताया जाता है, वैसे तो प्रधानों को भी नहीं बताया जाता। हमारे यहाँ ट्रेनिंग का प्रोसेस रहा ही नहीं कि प्रधान बनने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, तो वार्ड सदस्य के बारे में कौन बताएगा। और यूपी का अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो पिछली बार आप हैरान होंगे जान करके, लगभग 1,30,000 पद खाली रह गए वार्ड सदस्यों के, किसी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। और आधे ज्यादा 50% ज्यादा ग्राम सभाओं में जो वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध का मतलब समझ रहे हैं, कोई खड़ा ही नहीं हुआ, किसी को लगा कि उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ, वो जीत गया। और जहां पर उम्मीदवार नहीं खड़े हुए वहां क्या हुआ, क्योंकि कानून है, जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें कानून है कि ग्राम सभा का जो रजिस्ट्रेशन होगा या ग्राम सभा का जो पंजीकरण होगा या जब नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन कब होगा, जब कम से कम 2/3 सदस्य और प्रधान जीत करके आ जाएगा या मुखिया जीत करके आ जाएगा। यानी मान लो अगर आपके यहाँ पर 10 वार्ड सदस्य हैं और 10 में से अगर 8 जीत करके नहीं आते हैं किसी कारणवश, 7 जीत करके नहीं आते हैं किसी कारणवश, तो वहां पर उसका नोटिफिकेशन नहीं होगा। नोटिफिकेशन नहीं होगा तो प्रधान होने के बाद भी प्रधान काम नहीं कर पाएगा। कई जगह ऐसा हुआ, 13,000 से ज्यादा यूपी में 13,000 से ज्यादा ग्राम सभाओं में ऐसा हुआ जहां पर नोटिफाई नहीं हो पाई वो ग्राम सभा, क्योंकि वहां पर जितने मिनिमम रिक्वायर्ड सदस्य थे वो सदस्य ही नहीं थे वहां पर। तो वहां पर ग्राम प्रधान होने के बाद भी ग्रांट नहीं मिल पाई, बहुत सारे काम नहीं हो पाए, क्योंकि खाली प्रधान या मुखिया चुन लेने से काम नहीं होने वाला है। हमें पूरी ग्राम सभा की जो पूरी समिति है, पूरी समिति को चुनना होगा। और ये अलग अलग कमेटियां अलग अलग डेवलपमेंट का काम करते हैं। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री है तो ऐसे यहाँ पर हो गया मुखिया या ग्राम प्रधान हो गया। उसके बाद अलग अलग मंत्रालय बनते हैं, तो समितियां मंत्रालयों की तरह है। जैसे मैंने बताया कि जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाली समिति है, निर्माण समिति है, वो जैसे समझो PWD डिपार्टमेंट है, तो इसका हेड मतलब PWD मंत्री के बराबर हो गया उस वार्ड के स्तर पर या उस ग्राम के स्तर पर। तो गांव स्तर पर आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है यदि आप वार्ड सदस्य बन जाते हैं तो। और वार्ड सदस्य के लिए कोई ज्यादा नॉमिनेशन की फीस नहीं है, 100, 150, 200 रुपए नॉमिनेशन फीस है, और कोई भी व्यक्ति भर सकता है। तो आप अगर गांव के निवासी हैं वहां के, तो आप भरिए, फॉर्म भरिए। और इसके अलावा अगर मान लो कभी मुखिया को हटाना पड़ जाए, मान लो कोई मुखिया काम नहीं कर रहा या वो गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या कुछ गलत कर रहा है, तो यदि समिति के, गांव की समिति जो बनी है उस समिति के यदि 50% से ज्यादा सदस्य यानी वार्ड सदस्य 50% से ज्यादा वार्ड सदस्य अगर उसके खिलाफ बोल दें, वोट कर दें कि ये व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, ग्राम प्रधान ठीक नहीं है, करप्ट है, गलत चीजों में इन्वॉल्व है, गलत काम कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, तो उसके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है। वो जिले में जो ग्राम सभा अधिकारी होते हैं, उन ग्राम सभा अधिकारियों के पास ये कंप्लेंट की जा सकती है। अगर 51% यानी 50% ज्यादा सदस्य वार्ड सदस्य ये कंप्लेंट कर देते हैं तो ग्राम प्रधान की छुट्टी भी हो सकती है, ग्राम प्रधान को हटाया भी जा सकता है। प्रॉब्लम क्या है, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता, करना नहीं आता या करना नहीं चाहता। नहीं आता तो सीखा जा सकता है, नहीं चाहता का इलाज नहीं है। और कई जगह जैसे मैंने कहा, आप ग्राम प्रधान को भी गलत काम करने से रोक सकते हैं यदि आप अवेयर हैं, एक्टिव हैं, और यदि वाकई आप गांव के विकास के लिए काम करना चाहते हैं तो आप कुछ मत करिए, खाली वार्ड सदस्य का चुनाव लड़िए। अमूमन निर्विरोध चुने जाएंगे या एकाध सदस्य होगा, और पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं होगा, क्योंकि 25-30 घर हैं आपके अड़ोस पड़ोस के, लगभग सभी जानते होंगे, सभी रिश्तेदार होते हैं गांव में, जाति धर्म के समीकरण ज्यादा नहीं चलते हैं, तो कम से कम आप मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे और आप जनप्रतिनिधि कहलाएंगे। चाहे सबसे छोटी इकाई के जनप्रतिनिधि हो, संविधान के हिसाब से वो जनप्रतिनिधि है। और आपको एक और राज की बात बता रहा हूं, हैरानी होगी आपको जान करके, भारत के संविधान में कहीं भी मुखिया या ग्राम प्रधान का जिक्र नहीं है, केवल सदस्यों का ही जिक्र है। और अमूमन होना यही चाहिए कि सदस्य मिलकर के अब यहाँ मुखिया चुने, जैसे जिला पंचायत में होता है।
जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव होता है और सदस्य मिलकर के अपना अध्यक्ष चुनते हैं, उपाध्यक्ष चुनते हैं। ऐसे ही शहरों में होता है, जहां नगर पालिका होती है, जहां कॉर्पोरेशन होती है, वहां पर कॉर्पोरेटर चुने जाते हैं और वो कॉर्पोरेटर या पार्षद मिलकर के अपना मुखिया चुनते हैं, चेयरमैन या मेयर के रूप में। तो होना ये चाहिए, लेकिन अपना फायदे के लिए, सेंट्रलाइज करने के लिए सारा कंट्रोल ऊपर से करा जाए, राज्य सरकारें और बाकी सब सिस्टम मिलकर के काम करें, पैसे का खाना ज़्यादा हो जाए, गबन ज़्यादा कर सकें, इसलिए ग्राम प्रधान को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है और वार्ड सदस्य को बहुत कम आकर जाता है, जबकि वार्ड सदस्य के अधिकार बहुत ज़्यादा है। और कई जगह पर, जैसे मैंने कहा, ग्राम प्रधान के अधिकार सीमित है, वार्ड सदस्य के अधिकार अधिक है। आप अपने यहाँ जानने की कोशिश करिए, थोड़ा सा स्टडी करिए, थोड़ा अखबार पढ़ना शुरू करिए, कैसा प्रोसेस होगा, कैसे नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या तरीके हैं, वार्ड सदस्य के क्या अधिकार हैं, कितने वार्ड आपके गांव में हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करिए। मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको गाइड करने की। जैसा लोगों का सवाल था कि मैं ग्राम प्रधान नहीं बन पा रहा हूँ, किसी कारण से चुनाव नहीं लड़ पा रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने इसमें बताया। फिर भी इसके अलावा कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहें, किसी भी तरह का कोई सवाल हो, तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाएंगे, मेरा फोन नंबर मिल जाएंगे, मेरी टीम से संपर्क करिए, डायरेक्ट मुझसे बात कराइए। 2, 4, 5 मिनट बात करनी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए, मैं आपके मैक्सिमम सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।